हेलो एवरीवन। मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इन आइडियल गैस के चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं जिसका नाम है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और कंबाइंड फॉर्म में इस हेडिंग को हम लिख सकते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो वी एम पी से लिखा जाता है, एवरेज आर मीन स्पीड जो वी बार से लिखा जाता है, एंड मीन स्क्वायर स्पीड जो वी स्क्वायर बार ऑफ द मॉलिक्यूल है। एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट हमने चूज किया है यहाँ पर, फर्स्ट क्या चूज किया है यहाँ पर कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है? फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड द प्रोबेबिलिटी पी वी। हमने एक लेक्चर किया और उस लेक्चर का नाम था मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड या हम फंक्शन ऑफ स्पीड। उसमें हमने एक डेरिवेशन किया था, उस डेरिवेशन का ये रिजल्ट आया था। तो कह रहा है कि फॉर द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो यही है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड द कैलकुलेट करना है। तो प्रोबेबिलिटी पी वी, ये प्रोबेबिलिटी यही है, पी वी विल बी द मैक्सिमम। पी वी मैक्सिमम होना चाहिए। अगर पी वी मैक्सिमम होना चाहिए तो अब आपको मैक्सिमम अगर ये मिल रहा है तो फंक्शन जो होगा वो किसके बराबर मिलेगा? जीरो। पी वी मैक्सिमम तभी मिलता है जब वेलोसिटी का ये जो इक्वेशन होता है ये पूरा फंक्शन जीरो के बराबर होता है, यानी कि ये तब मैक्सिमम मिलता है पी वी जब ये पूरा इक्वेशन डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर रखा जाए। ठीक है, अभी हम करेंगे वो सारा काम। तो देयरफॉर टू ऑब्टेन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड लेट अस डिफरेंशिएट। अगर हमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैलकुलेट करना है तो डिफरेंशिएट करो इस इक्वेशन का, ठीक है, इस इक्वेशन का v के रेस्पेक्ट में और इक्वेट टू जीरो, क्योंकि आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैलकुलेट करना है तो इसके इक्वल टू जीरो करो। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको जीरो भी रखना है। तो जीरो रख दिया और 4 पाई एक कांस्टेंट है, कुछ मत करो इसको। 2 पाई और के टी और होल पावर 3/2 रखो। और अब यहाँ से आपको देखो डिफरेंशिएशन करना है डी वाई डी वी के रिस्पेक्ट में, और आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन वी स्क्वायर है, ई टू दी पावर माइनस वी स्क्वायर और 2 kt। और ये फंक्शन यहाँ से क्लोज हुआ। और क्या करना है आपको? डी वी को उधर ले जाकर जीरो कर दिया है मैंने, डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं पूरे टर्म को। अब आप पूरे टर्म को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 4 पाई और इसको भी जीरो कर दो आप, इधर ले जाके इस वाले टर्म को भी जीरो कर दो आप, फिर ये पूरा जीरो ही मिल गया आप। और ये फर्स्ट टर्म है और ये आपका सेकेंड टर्म है। तो फर्स्ट वी स्क्वायर और सेकेंड का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 kt एज इट इज रहेगा। और अब एम वी स्क्वायर 2 kt का डिफरेंशिएशन होगा, और जब इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, तो डी वाई डी वी और एम वी स्क्वायर माइनस में और 2 kt इसका डिफरेंशिएशन होगा और प्लस, बीच में प्लस लगेगा। और अब वी इस ई टू दी पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 kt एज इट इज रहेगा। और डिफरेंशिएशन किसका होगा? वी स्क्वायर का, तो जो 2v के बराबर आ जाएगा। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा? 2v के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग वी स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, ई टू दी पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 kt एज इट इज रखेंगे। और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस एम बाई 2 kt तो कांस्टेंट है और वी स्क्वायर का 2v हो जाएगा, और प्लस 2v ई टू दी पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 kt आ जाएगा। यहाँ पर देखो, तो अगर आप देखोगे ना तो ये जो माइनस है यहाँ पर लिख सकते हैं और 2mv इसको लिख सकते हैं, 2mv लिख सकते हैं, 2mv और एक v यहाँ पर है तो v क्यूब हो गया। क्या हो गया? ये v क्यूब हो गया। और अपान 2 kt भी लिख सकते हैं और ई टू दी पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपान 2 kt हो गया, और इक्वल टू जीरो चल रहा है ये। और प्लस 2v और ई टू दी पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपान 2 kt, दोनों को इक्वल कर लो आप, दोनों को इक्वल करो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो एम वी स्क्वायर अपान कितना हो गया? kt हो गया, ई टू दी पावर माइनस एम वी अपान 2 kt और इक्वल टू 2v और ई टू दी पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपान 2 kt। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो। कैंसिल क्या हो रहा है? टर्म देखो आप, कैंसिल क्या हो रहा है? ये वाला पूरा टर्म इससे कैंसिल हो रहा है। अब जो कैंसिल हुआ और उसको छोड़कर जो बच रहा है उसको लिख लो आप।
तो mv² अपान के टी और ये 2v हो गया, ठीक है। और एक v से एक v भी कैंसिल हो रहा है, तो mv अपान के टी इज इक्वल टू 2 और v इज इक्वल टू 2 के टी अपान m। ये मिल गया आपको इक्वेशन, ठीक है। इसका मतलब आपको फार्मूला जो मिला, अच्छा यहाँ पर ये क्यूब से स्क्वायर मैंने लिख दिया, देखो ये क्यूब था तो ये क्यूब था और एक v यहाँ पर कैंसिल होगा तो स्क्वायर बचेगा, या कह सकते हैं कि v³, इसको कैंसिल करके 2 और ये स्क्वायर और फिर आपको क्या मिला यहाँ पर आपको मिला v इज इक्वल टू √2 KT/m। तो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यही होगी। अगर आप वैल्यू भी कैलकुलेट करना चाहो तो वैल्यू कैलकुलेट कर लो 2 और k की वैल्यू आप रख लो। k की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होता है। और टेम्परेचर अगर आप कोई स्टैंडर्ड टेम्परेचर आप इसमें अगर चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज़ टेम्परेचर को ऐसे ही T ही रहने दो बस। और यहाँ पर m भी ऐसे रहने दो क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और किसी गैस की बात करेगा। और आप इसको अब सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करो आप। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.76 और इंटू 10⁻⁻23, ये -23 और t अपान m। तो आप चाहो तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का ये याद कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा टफ पड़ता है तो 2 KT/m ही लोग याद कर लेते हैं। और चाहो तो आप इसको रूट से भी हटा कर याद कर, चाहो तो इसको पूरा सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू भी आप याद कर सकते हो कि Vm इज इक्वल टू ये होता है Vm इज इक्वल टू 5.25 इंटू 10⁻⁻12 और √T/m। तो ये फार्मूला भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो आमतौर पर ये याद रखो तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थोड़ी सी आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको केवल टेम्परेचर रखना है और मॉल मास रखना है और ये पूरा कैलकुलेट होकर आ गया है। तो आप चाहो तो ये फार्मूला याद कर सकते हो, अदरवाइज़ आपकी जो मर्ज़ी है वो याद करो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इस हेडिंग के अंदर, उसका नाम है एवरेज स्पीड। क्या नाम है उसका? एवरेज स्पीड, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे? एवरेज स्पीड की बात करेंगे। एवरेज स्पीड की बात करेंगे। अब एवरेज स्पीड क्या होता है उस पर थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। तो एवरेज स्पीड को v बार से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखें तो लेट देयर बी कैपिटल N molecules each having वेलोसिटी, सपोज कर लेते हैं कि ये होता है v, ठीक है। और उस वेलोसिटी को हम vi से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो vi से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन द एवरेज स्पीड हम बात करें कितना होगा? एवरेज स्पीड तो वो v बार है। तो v बार हमको डिफाइंड करना पड़ेगा। तो v बार कैसे डिफाइन करेंगे? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए पूरी की पूरी जितनी वैल्यू है वो वैल्यू, और अपान ये i से ni तक। एवरेज ऐसे ही तो कैलकुलेट होता है, टोटल सम अपान टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, यही तो होता है एवरेज का कैलकुलेशन। और हमें एक चीज़ तो मालूम है कि सिग्मा i और ni जो होगी वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। तो b बार जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 1/N और सिग्मा ith वैल्यू और ni और ये हो जाएगा vi, ये हो जाएगा। n इज़ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले कुछ और आप अप्रॉक्सीमेशन क्या लेंगे? तो एज द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल
अप्रॉक्सीमेटली कंटिन्यूअस, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है, कि स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज अप्रॉक्सीमेटली कंटिन्यूअस। सो मैं रिप्लेस समेशन को किस में रिप्लेस कर सकते हो बताओ आप? समेशन बाई इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हमने रिप्लेस कर दिया, तो दैट इज, अब हमको इंटीग्रेशन में रिप्लेस किया है तो v बार इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? 1/n तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, पूरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब 0 से इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है, और ये v हो जाएगा और ये dn में रिप्लेस हो जाएगा। अब आप इसको 1/n करो और 0 टू इन्फिनिटी लो, और ये पूरी वैल्यू आप रखो dn की। तो dn की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट करके बता दी है आपको कि ये m कितना होता है 2 kt और होल पावर 3/2 और v² e⁻ mv² 2 और dv होता है, ये वैल्यू होती है। मैंने पहले ही कैलकुलेट कर दिया, और नहीं आपको बिलीव है तो फिर देखो मैंने ये लिख भी रखा है यहाँ पर, यही वैल्यू होती है dn की भी, यही वैल्यू होती है, ठीक है। तो 4 क्या है 4 और n कहाँ गया, ये वैल्यू dn की ना लिख कर, ये तो प्रोबेबिलिटी टर्म है, ये वैल्यू मैंने एक लेक्चर में करवा रखा था, और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वैल्यू मैंने ये डिराइव करा रखा है आपको, ये मैंने करवा रखा है, ठीक है, ये मैंने करवा रखा है, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? b बार इक्वल टू 1/n एज इट इज रहेगा, और 4πn कॉमन आ गया ये, और m/2 kt की पावर 3/2 ये भी बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, और ये v और ये v मिला के v³ हो गया, e⁻ mv² 2 kt और dv हो गया। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करके इसका सॉल्यूशन लेंगे। तो अब अगर आप इसको देखें तो एक n से एक n कैंसिल हो गया, और 4 तो यहाँ बाहर बच गया है, और m/2 और kt होल पावर 3/2 हो जाएगा। और इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे ना, तो इसका डिफरेंशिएशन एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से कितना आ जाएगा, ये 2 और kt की पावर 2 हो जाएगा, और बाई m² हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक। फार्मूला आप लगाएंगे, पीछे हमने लेक्चर में कई फार्मूले बता रखे हैं इसका, इस ऐसे 0 टू इन्फिनिटी और v³ e⁻ m और 2 kt और इंटू v² dv, इसका यही होता ही है 2 और kt और होल स्क्वायर m², इसका यही होता ही है, ठीक है। तो ये फार्मूला मैंने बता रखा है आपको, ठीक। और अगर आप चाहते हो कि इन स्टैंडर्ड फॉर्म में ये फार्मूला लिख दें तो मैं लिख ही देता हूँ। ये फार्मूला होता है, ये जो हमने यहाँ पर पिंक कलर से लिख रखा है, यही फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप अगर यूज करोगे तो यही रिजल्ट देगा, ये। अब आप क्या देखोगे कि 4 हो गया m/ और 2 kt और होल पावर 3/2 हो गया। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2k² t² और पावर m², ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सही से सॉल्व करो तो 4 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और m की पावर देखो, m की पावर 3/2 और -2 हो जाएगा, ठीक है। जो सही हो रहा है उसको हम करते हैं, ठीक है। और रूट के, या फिर रुको, इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको ऐसे कर सकते हैं कि m और बाई 2 kt और होल पावर ये 3 हो गया, और 4 अंदर आएगा तो 16 π² हो जाएगा,
और ये अंडरूट के अंदर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और k की पावर 4 और t की पावर 4 अपान m की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बस सबको हमने रूट में लिख लिया। अब m की पावर 3 हो गया और 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया और पाई की पावर 3 है, k की पावर 3, t की पावर 3 और इंटू 16 पाई स्क्वायर और 4 k की पावर 4, t की पावर 4 और m की पावर 4। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, बस बचा हुआ आंसर है आपका। अब आपका बचा हुआ अगर आंसर है तो कैंसिल हो रहा है करो। देखो ये m की पावर 4 कैंसिल होगा इस पूरे से, 8 से ये कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, पाई स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल होगा, k की पावर 4 कैंसिल होगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 4 कैंसिल होगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है आपके पास? जो बच रहा है वो सॉल्व कर लो, वो लिख लो आप। बच रहा है आपके पास 2 और क्या बच रहा है, ये 4 भी बच रहा है। क्या बच रहा है? 4। ठीक है, ये 4 भी बच रहा है, k बच रहा है, t बच रहा है और आपके पास m बच रहा है। आपका आंसर जो होगा वो √8kt अपान, अच्छा एक पाई भी बच रहा है, पाई m होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा v बार इक्वल टू, ठीक है, तो v बार इक्वल टू 8kt बाई पाई m, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम था एवरेज स्पीड। क्या था ये एवरेज स्पीड आ गया, ये एवरेज स्पीड है। अब एवरेज स्पीड में भी आप चाहो ना तो वैल्यू रख सकते हो, वी बार इज इक्वल टू √8 और 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ये वैल्यू आप रख लो। आप इसको सॉल्व करना हो तो 23 जूल पर केल्विन और यहाँ पर इंटू टी लिख लो और पाई की वैल्यू 3.14 इंटू स्मॉल m लिख लो। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चाहो तो इसको भी 1.38 k की वैल्यू 10⁻⁻23 और t और पाई की वैल्यू रखकर सॉल्व करोगे तो ये इतना आ जाएगा, और आगे सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। 10⁻⁻23 से 22 कर दिया और इसको बाहर निकालोगे तो 1.87 10⁻11 √t/m हो जाएगा। और इसको भी और सॉल्व करो तो 0.187 10⁻12 t/m। चाहो तो एज अ रिजल्ट इसको भी याद कर सकते हो, नहीं तो आपकी जो मर्जी आप यही याद कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसी लेक्चर में नेक्स्ट जो हमारा वो है डेरिवेशन है, उसका नाम है मीन स्क्वायर स्पीड, या हम कह सकते हैं कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करना है। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करना है, स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करना है। अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप पहले से ही कैलकुलेट कर लिए हैं और चाहे तो आप शुरू से कैलकुलेट भी कर लो। कल शुरू से करोगे तो कॉन्सेप्ट ही स्ट्रांग रहेगा। देखो आप क्या करने वाले हो कि आपको एक वैल्यू मालूम है मीन का, तो मीन वैल्यू जो है ना उसको आप क्या करो, स्क्वायर करो। मीन वैल्यू का क्या करो, स्क्वायर करो और फिर क्या करो, रूट लो। तो ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो जाएगा। देखो रूट हो गया, ये देखो रूट हो गया, ठीक है, रूट हो गया, फिर क्या हो गया, मीन हो गया, फिर स्क्वायर हो गया और फिर ये स्पीड हो गया। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपको कैलकुलेट करना है। अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होता है वो क्या होता है, देखो इसी को हम VRMS भी बोलते हैं, VRMS भी बोलते हैं। वो होता है 1 नंबर ऑफ पार्टिकल, 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा और V स्क्वायर और DN होता है। और DN की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, काफ़ी देर से हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं। V स्क्वायर होगा और 4 पाई और कैपिटल N और m/2 पाई KT होगा और इसकी पावर 3/2 V स्क्वायर e⁻⁻mv² अपान 2KT और dV हो जाएगा, ये dV हो जाएगा। यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट कर लो, बाकी सबको इंटीग्रेशन कर लो। तो n से n कैंसिल हो जाएगा और 4 पाई और m/2 पाई KT बाहर कर लो आप, और इसका 3/2 है, ये बाहर हो गया आपका। और अब क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी करोगे आप, 0 से इन्फिनिटी और जो बाहर हो गया और V की पावर यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर तो ये 4 कर लेना होगा आपको,
और फिर क्या मिलेगा e⁻⁻mv²/2 और dv हो जाएगा ये, ठीक है। अब आप क्या करो कि 4 पाई और m/2 पाई kt और होल पावर 3/2, और अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे फाइनली तो आपको क्या मिलेगा, फार्मूला मैंने पहले भी बता रखा है, 3/8 मिलेगा और √32 पाई और kt की पावर 5 ये मिलेगा, और बाई m की पावर 5 ये मिलेगा। अब इसको आप अगर जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये 3kt/m मिल जाएगा आपको, v² बार और रूट यानी कि Vrms। तो Vrms इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3kt/m मिलेगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसी को हम क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं, मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिल गया। अब यहाँ पर एक बहुत क्लियर कट आपको समझ में आ रहा होगा, इस सब की वैल्यू रखोगे ना, वैल्यू रख ही लेते हैं। तो 3 × 1.38 10⁻⁻23 और ये इंटू t/m आ जाएगा। अच्छा यहाँ रूट नहीं लिया क्या, तो रूट तो होना चाहिए, ये रूट में ही होगी ये वैल्यू, ठीक है, रूट में ही होगी ये वैल्यू, रूट नहीं लगा रहे हैं। तो √t/, एक मिनट गड़बड़ हो रहा है ये बहुत ज़्यादा, ये हो गया Vrms की वैल्यू यहाँ। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो जब सॉल्व करोगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो इन सारी वैल्यू को आप कंपेयर कर लो। देखो इक्वेशन नंबर 3 इसको मान लो, और इस वैल्यू को आप देखो, ये अरे ये 12 आ रहा है, कैसे 12 आ रहा है, अरे देखो ये गड़बड़ी हो गई यार, ये गड़बड़ी हो गई, ये देखो 12 नहीं होगा ये देखो ये गड़बड़ी हो गई है। इसको 10⁻⁻11 ही रहने दो, देखो क्योंकि उसमें 10⁻⁻11 ही है। देखो ये सॉल्यूशन में, और इस वाले इक्वेशन को आप सेकंड मान लो, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक। और यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर ये भी 12 लिख दिया मैंने, अच्छा ये भी गड़बड़ कर दिया, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻11। तो ये 10⁻⁻11 और ये 0.525 हो जाएगा। तो ये 0.525 और ये कितना आया, ये कितना आ रहा है, 0.187 आ रहा है। और कहीं पर कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं हुई, एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना, कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक हो गया कहीं ना कहीं, तो उसको सॉल्व करते वक्त। तो ये वैल्यू, तो आप देखोगे कि रिजल्ट में Vrms जो है वो सबसे बड़ा आएगा, उसके बाद V आ जाएगा, और उसके बाद फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आ जाएगा। ये इस तरीके से आप देखोगे कि Vrms सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, फिर एवरेज होता है, फिर मोस्ट प्रोबेबल होता है। और इनकी फार्मूले को अगर मैं लिखूं तो इनका फार्मूला 3kt/m होता है। इनका फार्मूला अगर मैं लिखूं, इस वाले का फार्मूला V बार का, तो 8kt/m होता है। और मोस्ट प्रोबेबल वाले का लिखूं तो 2kt/m होता है, ठीक है, यही होता है, 2kt/m होता है। अब kt/m सब में से कॉमन है, kt/m तो कैंसिल हो गया, तो इसका √3 होगा, इसका √8/पाई होगा, और इसका कितना हो जाएगा, √2 होगा। तो आपको देखने में ही वैल्यू लग रही होगी कि सबसे बड़ी कौन सी स्पीड है, ये 1.73 समथिंग होगा। ये इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो आप देख सकते हैं इस वैल्यू को इतना लिख सकते हैं, √3 का 1.73, 1.59, 1.44, तो 414। तो ये Vrms है, ये एवरेज है, और ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबल है। तो सबसे ज़्यादा देख रहे हो कौन सा आ रहा है, ये ज़्यादा, फिर ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, रिलेशन भी देख सकते हो, ठीक है बेटा। तो इस आज लेक्चर बस यहीं तक, और मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इन अ आइडियल गैस ये चैप्टर ख़त्म हुआ। हम लोग अब इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा ट्रांजिशन टू क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, तो वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस पर कुछ पहले मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इन आइडियल गैस में न्यूमेरिकल देखेंगे।
तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।